नमस्ते, मैं हूँ प्रतिमा सांकला। आप मेरे देख रहे हैं मेरा चैनल प्रतिमा सांकला नाम से ही है। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की लोक कलाएँ। राजस्थान की लोक कलाएँ ये राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है। हम राजस्थान में जितनी भी लोक कलाएँ हैं उसके बारे में पढ़ लेंगे इसी एक वीडियो में। आप देख सकते हैं कि राजस्थान में विभिन्न लोक कलाएँ हैं जैसे फड़ वाचन, फड़ चित्रण, पिछई कला, पाने, हीड़, देवरा, पथवारी, भराड़ी, मोड़, छोला, बावसी, मोरली मारना, बटेवड़े या थापना, छापे, पातरे, तिपन्नी, थापा, ये सब हमारे राजस्थान की लोक कलाएँ हैं। अब इन लोक कलाओं को हम विस्तार से पढ़ेंगे। विस्तार से मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम पूरी बुक लेके बैठेंगे। यहाँ पे हम वही चीज़ें पढ़ेंगे जो एग्जाम ओरिएंटल होती है, मतलब सीधे-सीधे एग्जाम में जो पूछा जाता है। और ये वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, ओल्ड क्वेश्चन पेपर अगर आपने पहले पढ़े होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाता है। अगर आप बिगिनर हो की तैयारी कर रहे हो नए-नए, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे बहुत ही कम है इसके अंदर और मेन चीज़ें नहीं है। लेकिन अगर आपने पुराने एग्जाम दे रखे हैं बहुत सारे और आपको लगेगा कि हाँ, ये इसमें से मेन पॉइंट ही दे रखे हैं, तो आपके बहुत काम की चीज़ें हैं, क्योंकि आप इसे एक दो बार रिवाइज कर लेंगे तो आई होप लोक कलाओं से रिलेटेड टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके अलावा कोई भी बुक या फिर किसी क्लास को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं हम राजस्थान की लोक कलाएँ कौन-कौन सी हैं, मैं एक बार वापस रिवाइज कर लेती हूँ। हमारे राजस्थान की प्रमुख लोक कलाएँ हैं जैसे कि पढ़ वाचन। देखो पढ़ वाचन में कौन किस-किस की पढ़े बाँची जाती हैं। देवनारायण जी की पढ़, पाबू जी की पढ़, रामदेव जी की पढ़, राम लला और कृष्ण लला की पढ़। इसके बाद होती है माता जी की पढ़ियाँ, मतलब हमारे लोक देवता और देवी देवता है उनकी पढ़ का वाचन किया जाता है, यानी उनकी प्रशंसा, उनके लोकगीतों का वाचन किया जाता है। ठीक है, फिर पढ़ चित्रण भी होता है। पढ़ जो वाचन करते हैं उनकी पहले चित्रण भी किया जाता है। फिर आए पिछवाई कला, पाने, हीड़, देवरा, पथवारी। इसके बाद होता है पथवारी के बाद भराड़ी, मोड़, घोड़ा बावसी, मोरली मारना, बटेवड़े या थापना, छापे। फिर नेक्स्ट है पातरे पात्रे और तिरपन्नी, थापा, गोरबंद, ये सब प्रमुख क्या है हमारी लोक कलाएं। अब हम विस्तार से देखते हैं कि देखो क्या होता है इसमें। केठिया, सोहरिया और मांडना। देखो मांडना के इतने प्रकार हैं, पगलिया, सातिया, ताम और चौगड़ी। फिर काष्ठ कला में क्या क्या आती है कलाएं, कठपुतली, तोरण, कावड़, बेवाड़, चोपड़ा, बाजोट और खांडला, ये सारी काष्ठ कलाएं लकड़ी से बनी हुई कलाएं होती हैं, मतलब लकड़ी से वस्तुएं बनाई जाती। फिर गोदना, सांची, मेहंदी, महावर, ओका नोका, गुणा, ये भी हमारी कलाएं, ये भी हम पढ़ेंगे इसमें। इसके देखो पहला है हमारा पढ़ वाचन क्या होता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पढ़ वाचन क्या है। देखो पढ़ या फड़ दोनों नाम बोलते हैं, इसको फड़ भी बोलते हैं। और पढ़ को बाँचने वाला भोपा पढ़ को साक्षात देवता मानता है। देखो इसमें क्या कहा है कि पढ़ या फड़ दोनों नाम दे सकते हैं। अब इसको बाँचने वाला यानी इसको पढ़ने वाला जो व्यक्ति होता है वो भोपा जो होता है, उसको भोपा क्या है, पढ़ को साक्षात क्या मानता है, देवता मानता है। यानी जो पढ़ का वाचन करने वाला जो भोपा होता है ना, वो पढ़ को मानता है कि साक्षात देवता है। अब देवता को आराध्य मानने वाले भोपे जो होते हैं सामान्य वाद्य यंत्रों के साथ जब देवता की यशोगाथा का वर्णन विभिन्न कहानियों कथाओं के माध्यम से करता है तो उसे ही पढ़ वाचन कहा जाता है। समझ में आ गया। यानी एक व्यक्ति क्या कर रहा है, व्यक्ति मतलब भोपा, जो भोपा होता है पढ़ को बाँचने वाला, वो भगवान यानी साक्षात फड़ को ही अपना भगवान या आराध्य मान लेता है और उनकी यशोगाथा में क्या कर रहा है, वाद्य यंत्रों के साथ कहानी और कथा कह रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पढ़ वाचन कहा जाता है। अब प्रमुख देवी देवताओं की पढ़, कौन कौन से देवी देवताओं की पढ़ का वाचन किया जाता है। पहली है देवनारायण जी की पढ़। किसकी है, देवनारायण जी की पढ़। देखो देवनारायण जी की पढ़ को पढ़ में सर्प का चित्र बना होता है। समझ में आ गया। यानी कि देवनारायण जी क्या है, एक लोक देवता है, उनकी पढ़ में सर्प का चित्र यानी कि सांप का चित्र बना होता है। ये सबसे अधिक प्रसंगों वाली तथा सबसे बड़ी पढ़ मानी जाती है और प्रमुख वाद्य यंत्र जंतर का प्रयोग होता है। और गुर्जर जाति के जो भोपे होते हैं वो उसका वाचन करते हैं। देखो शॉर्ट नोट्स हैं। सबसे बड़ी बात है कि सबसे अधिक प्रसंगों वाली और सबसे बड़ी पढ़ मानी जाती है किसकी, देवनारायण जी की। और इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र है जंतर, यानी जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हुए पढ़ का वाचन किया जाता है। और जो गुर्जर जाति के जो भोपे होते हैं वो देवनारायण जी की पढ़ का वाचन करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि पाबू जी की पढ़। अब देखो पाबू जी की पढ़ नायक जाति के भोपे इनकी पढ़ का वाचन करते हैं। सीधी सी बात, नायक जाति के जो भोपे होते हैं वो पाबू जी की पढ़ का क्या करते हैं, वाचन करते हैं। रायका या रेबारी जाति जो ऊंट पालक होते हैं वो भी शामिल होते हैं। यानी रायका या रेबारी जाति के जो लोग होते हैं जो ऊंट का पालन करते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। पढ़ के सम्मुख भाले का चित्र अंकित होता है। यानी जो पढ़ है या बाबू जी की जो पढ़ है उसके सम्मुख किसका चित्र होता है, भाले का चित्र अंकित होता है। और पढ़ का यानी बाबू जी की पढ़ का वाचन करते समय कौन सा वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है, रावण हत्था। याद रखना है, बाबू जी की फड़ के साथ रावण हत्था वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं रामदेव जी की फड़। किसकी देखते हैं, रामदेव जी की फड़। अब देखो रामदेव जी की फड़ का प्रचलन बाबू जी की फड़ के बाद हाड़ौती संभाग में हुआ। याद रखना है कि जो रामदेव जी की फड़ का वाचन है ना, वो बाबू जी की फड़ के वाचन के बाद शुरू हुआ था। और कौन से भाग में, कौन से संभाग में हुआ था, हाड़ौती संभाग यानी कोटापारा, बूंदी, झालावाड़। उसके बाद मेवाड़ और मारवाड़ में फैल गई। यानी कि रामदेव जी की फड़ का स्टार्टिंग तो हाड़ौती संभाग से होता है, लेकिन बाद में ये मेवाड़ तक पहुंची थी, फिर मारवाड़ में पहुंच फैली।
कामड़ जाति के भोपे, किस जाति के? कामड़ जाति के जो भोपे होते हैं वो फड़ का वाचन करते हैं। याद करना कि रामदेव जी की फड़ का वाचन कौन सी जाति के भोपे करते हैं? कामड़ जाति के होते। अब देखो इसमें है ना, जब रामदेव जी की फड़ का वाचन किया जाता है तो प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा काम में लिया जाता है? रावण हत्था। याद रखना है आपको कि रावण हत्था कामड़ जाति के लोग रामदेव जी की फड़ का वाचन करते हैं। इसमें चमार, भलाई, भांभी, ढेड जाति के लोग भी सम्मिलित होते हैं। और सर्वप्रथम चित्रांकन किसने किया था? चोथमल चितेरन, यानी रामदेव जी की जो फड़ है उसका सर्वप्रथम चित्रांकन किसने किया था? मतलब रामदेव जी से संबंधित कथाएं, कहानी जो लिखी गई थी ना, उसको चित्रों के रूप में किसने किसने बनाया था? चोथमल चितेरे ने बनाया था। याद रखना, रामदेव जी की फड़ का सर्वप्रथम चित्रांकन किसने किया? चोथमल चितेरे ने किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रामदला और कृष्णदला की फड़, ठीक है, रामदला और कृष्णदला की फड़ पढ़ते हैं। देखो वाचन भाट जाति के लोग करते हैं, यानी रामदला और कृष्णदला की फड़ का वाचन कौन करते हैं? भाट जाति के लोग करते हैं। राम तथा कृष्ण के जीवन लीलाओं का भी वर्णन होता है, यानी कि रामदला और कृष्णदला की फड़ का वाचन भाट जाति के लोग करते हैं और राम और कृष्ण के बाल लीलाओं का या लीलाओं का वर्णन होता है। ये वाचन दिन के समय होता है, यानी कि इनकी विशेषता ये कि रात के समय नहीं करते, ये दिन के समय करते हैं। वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं होता है, यानी कृष्णदला और रामदला की जो फड़ का वाचन होता है तो उसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं माता जी की फड़, किसकी? हमारी दुर्गा माँ या माता जी का। इसे भैंसासुर की फड़ भी कहा जाता है, यानी कि माता जी की फड़ को भैंसासुर की फड़ भी कहा जाता है। और प्रचलन वागरी समुदाय में होता है। कौन से? वागरी समुदाय। वाचन नहीं होता है इसमें, इसे घर में ही रखा जाता है, यानी माता जी की फड़ को भैंसासुर की फड़ भी कहा जाता है। प्रचलन वागरी समुदाय में, इसका वाचन नहीं होता है, इसे घर में ही रखा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फड़ चित्रण क्या होता है। फड़ हमने पढ़ लिया, फड़ चित्रण क्या होता है? राजस्थान के भीलवाड़ा में कपड़े की पृष्ठभूमि पर लोक देवताओं के जीवन पर आधारित उनकी शौर्य गाथाओं पर बनाए जाने वाले पारंपरिक अनुष्ठानिक कुंडलित चित्र ही फड़ कहलाते हैं। समझ में आ गया आपको मैंने क्या कहा? कि राजस्थान के कौन से जिले में? भीलवाड़ा में क्या कर रहे हैं? कपड़े की पृष्ठभूमि पर लोक देवी देवताओं पर आधारित उनकी शौर्य गाथाओं द्वारा बनाए गए पारंपरिक अनुष्ठानिक कुंडलित चित्र होते हैं, उसको फड़ कहते हैं। यानी कि भीलवाड़ा में कपड़े की पृष्ठभूमि पर लोक देवताओं की शौर्य गाथाओं को क्या कर रहे हैं? चित्र बना रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? फड़ चित्रण कहते हैं। अब देखो फड़ चित्रण केवल चित्र भर नहीं माना जाता है, वह अपने आप में देव स्वरूप है, यानी फड़ चित्रण बनाने के बाद वो सिर्फ चित्र नहीं है, वो देवता का स्वरूप बन जाता है। इसे बनाने वाले चित्रकार या बांचने वाले चित्रकार दोनों इसे पवित्र मानते हैं। फड़ के पुरानी हो जाने पर इसे फेंका भी नहीं जाता, बल्कि पुष्कर ले जाकर पवित्र सरोवर में विसर्जित कर दिया जाता है। समझ में आ गया? फड़ वाचन सिर्फ चित्र मात्र नहीं है, वो देव स्वरूप मानी जाती है और बांचने के बाद उसको चित्रकार या पुरानी हो जाने के बाद क्या करते हैं? उसको पुष्कर सरोवर में विसर्जित भी कर दिया जाता है। उसके बाद देखते हैं, देखो पढ़ चित्रण अथवा छपाई का कार्य शाहपुरा तहसील में किया जाता है। याद रखना है कि पढ़ चित्रण अथवा छपाई का जो कार्य है वो शाहपुरा तहसील भीलवाड़ा में किया जाता है। जोशी गोत्र के लोग छपाई के कार्य में निपुण होते हैं। याद रखना, पढ़ चित्रण या छपाई का कार्य शाहपुरा तहसील में होता है। भीलवाड़ा की शाहपुरा तहसील है, वहाँ पे सर्वाधिक किया जाता है। और कौन करते हैं भाई? जोशी गोत्र के जो लोग होते हैं ना, वो छपाई में निपुण होते हैं। पढ़ चित्रण में निपुण कौन होते हैं? जोशी जाति के जो छपाई में क्या होते हैं? निपुण होते हैं। उसके बाद देखते हैं श्रीलाल जोशी, फड़ चित्रण को में प्रमुख माना जाता है। साथ ही प्रदीप मुखर्जी इनके शिष्य भी कुशल चित्रे हैं। आप देखो वापस इसे रिवाइज कर लो क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पढ़ चित्रण एवं छपाई का कार्य शाहपुरा तहसील में होता है। जोशी गोत्र के जो लोग होते हैं ना, छपाई में क्या होते हैं? निपुण होते हैं। और श्रीलाल जोशी, ये सवाल पूछा गया। फड़ चित्रण में प्रमुख माने जाते हैं। फड़ चित्रण को प्रसिद्धि दिलाने वाले कौन है? श्रीलाल जोशी है। साथ ही प्रदीप मुखर्जी हैं जो इनके शिष्य हैं, वो भी क्या है? कुशल चितेरे हैं। फिर हम देखते हैं कि पार्वती जोशी तथा गोतली देवी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुकी है। यानी फड़ चित्रण में पार्वती जोशी तथा गोतली देवी जो है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पिछवाई कला। कौन से देखते हैं? पिछवाई कला क्या होती है? ये राजस्थान की प्रसिद्ध हस्तकलाओं में से एक है। समझ में आ गया? प्रसिद्ध हस्तकलाओं में से क्या है? पिछवाई कला भी एक है, जिसमें नाथ द्वारा राजसमंद की पिछवाई कला विश्व प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट है कि राजसमंद जो नाथ द्वारा कहाँ है? राजसमंद में, वहाँ की क्या प्रसिद्ध है? विश्व प्रसिद्ध क्या है? पिछवाई कला। पिछवाई कला का संबंध वल्लभ संप्रदाय से माना जाता है। याद रखना, पिछवाई कला का संबंध किससे माना जाता है? वल्लभ संप्रदाय से माना जाता है। रॉबर्ट स्केल्टन ने इस कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी दिलाई है। बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछवाई कला राजस्थान की प्रसिद्ध हस्तकलाओं में से एक है। नाथ द्वारा राजसमंद की प्रमुख विश्व प्रसिद्ध कला है। पिछवाई कला नाथ द्वारा की क्या है? विश्व प्रसिद्ध पिछवाई कला है। और इसका संबंध किससे? वल्लभ संप्रदाय से। और रॉबर्ट स्केल्टन ने इस कला को क्या दिलाई? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। नेक्स्ट हम देखते हैं मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियों की पृष्ठभूमि में सज्जा है तो बड़े आकार के पर्दों पर किया गया चित्रण क्या कहलाता है? पिछवाई कला कहलाता है। याद रखना, मंदिरों में
देवी देवताओं की मूर्तियों की पृष्ठभूमि में सज्जा है, तो यानी उसको सजाने के लिए बड़े आकार के पर्दों पर क्या बना रहे हैं, चित्र बना रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, पिछवाई कहलाएंगे। याद रखना है, देवी देवताओं का ये मंदिर है, अब इसके ऊपर क्या है, पर्दा लगाया गया, अब उस पर्दे के ऊपर क्या बना रहे हैं, चित्र बना रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, पिछवाई कला बोलेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं पाने क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी सवाल पूछे जाने। देखो, राजस्थान में विभिन्न मांगलिक अवसरों पर कागज पर बने देवी देवताओं के चित्रों को प्रतिष्ठापित किया जाता है, जिन्हें पाने कहते हैं। समझ में आ गया है, मांगलिक अवसरों पर कागज के बने हुए देवी देवताओं के जो चित्र होते हैं उसको क्या बोलते हैं, पाने बोलते हैं। नहीं, देवी कागज पर बने देवी देवताओं के चित्रों को प्रतिष्ठापित किया जाता है, उनको पाने कहा जाता है। और कौन कौन से देवी देवताओं के होते हैं, गणेश जी, लक्ष्मी जी, रामदेव जी, गुगा जी, श्रवण कुमार, तेजा जी, राम कृष्ण, शिव पार्वती, धर्मराज आदि के पाने शुभ अवसर पर बनाए जाते हैं। अब देखो, पानों की क्या विशेषताएं होती है। पानों में क्या विशेषता होती है, पानों में गुलाबी, लाल रंग, काले रंग का प्रमुख प्रयोग होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि पानों में कौन कौन से रंगों का प्रयोग होता है। गुलाबी, लाल और काले रंग का प्रमुख रूप से प्रयोग होता है। ये देख सकते हो आप, देवी देवताओं के पाने चित्र बने हुए हैं। अब हम पढ़ते हैं हीड़। हीड़ क्या होता है, पूर्वी राजस्थान में क्या कह रहा है ये, कि हमारे जो पूर्वी राजस्थान में बच्चे क्या कर रहे हैं, दीपावली के अवसर पर मिट्टी से बने पात्र में तेल और रुई के बिनोले बनाकर या जलाकर अपने परिजनों के घर जाते हैं। हिड़ो दिवाली तेल मेलो भी कहते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, जब बच्चे लेके जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, यानी कि हिड़ो दिवाली में तेल मेलो। पूर्वी राजस्थान में एक रिवाज है कि बच्चे क्या करेंगे, दिवाली के अवसर पर मिट्टी का एक बड़ा सा पात्र लेंगे, उसमें तेल और रुई के दिए यानी दिए बनाकर या बिनोले बनाकर अपने परिजनों के घर जानते हैं और बोलते हैं हिड़ो दिवाली तेल मेलो, ठीक है। फिर आता है देवरा। देवरा क्या होता है, राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में लोक देवताओं के चबूतरे या थान को देवरा कहा जाता है, ठीक है। याद रखना है कि देवरा क्या होता है, राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में लोक देवी देवताओं के जो चबूतरे नुमा थान होते हैं उनको देवरा कहा जाता है। इसके बाद हम बोलते हैं पथवारी। राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में गांव के बाहर रास्ते में मिट्टी से बनाई गई जगह को तीर्थ यात्रा जाने से पूर्व पूजा जाता है, इस जगह के क्या बोलते हैं, पथवारी कहा जाता है। फिर आता है भराड़ी। भराड़ी क्या होता है, लोक देवी एक मांगलिक चित्र, यानी भराड़ी लोक देवी का क्या होता है, एक मांगलिक चित्र होता है जो आदिवासी भीलों द्वारा लड़की के विवाह पर घर की दीवारों पर बनाया जाता है। ये चित्र घर के जमाई द्वारा चावल के विविध रंग की गोल से बनाया जाता है, यानी कि भराड़ी क्या होता है, लोक देवी का एक मांगलिक चित्र होता है जो आदिवासी समाज में यानी भीलों द्वारा लड़की के विवाह पर घर की दीवारों पर बनाया जाता है। और ये चित्र जो घर के बाहर बनाया जाता है वो जवाई के द्वारा चावल के विविध रंगी गोल से इसको बनाया भी जाता है। फिर है मोड़। मोड़ क्या होती है, मेड़ता क्षेत्र में बनाए जाने वाले मिट्टी के बड़े मटके मोड़ कहलाते हैं। ये ध्यान रखना, मेड़ता क्षेत्र में क्या बना रहे हैं, मिट्टी के बड़े मटके बना रहे हैं, तो उसको मेड़ता क्षेत्र में क्या बोलते हैं, मोड़ बोलते हैं। अब है घोड़ा बावसी। घोड़ा बावसी क्या होता है, गरासिया भील जनजाति में मनोती पूरी हो जाने के बाद मिट्टी से बनी घोड़े की आकृति की पूजा करने के बाद लोक देवता को चढ़ाए जाने की परंपरा घोड़ा बावसी कहलाती है। यानी कि भील और गरासिया जनजाति में क्या होता है, कोई भी विश पूरी हो जाती है तो उस विश पूरी होने पर वो अपने जो देवी देवता होते हैं, लोक देवी देवता, उनको क्या करते हैं, घोड़े की मिट्टी की बनी हुई आकृति होती है उसको पूजा करने के बाद अपने देवता को चढ़ाते हैं, तो उसको घोड़ा बावसी कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं व्हील। व्हील क्या होता है, व्हील राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी मोटी चीज़ों को सुरक्षित रखने हेतु मटकी की महलनुमा आकृति व्हील कहलाती है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करते हैं, छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी की महलनुमा आकृति बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, व्हील बोलते हैं। फिर हम पढ़ते हैं मोरनी मांडना। क्या पढ़ेंगे, मोरनी मांडना। देखो, मोरनी मांडना क्या है, दक्षिण और पूर्वी राजस्थान यानी अपने दक्षिण और पूर्वी राजस्थान में मीणा जाति की जो महिलाओं के द्वारा घरों में बनाई गई मोर की आकृति क्या कहलाती है, मोरनी मांडना कहलाती है। याद रखना है कि अपने दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान में मीणा जाति की जो महिलाएं होती है वो घरों में बनाई गई मोर की आकृति को मोरनी मांडना कहते हैं। मोर को खुशहाली, सुंदरता और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। फिर है बटेवड़े या थापना। बटेवड़े थापना क्या होते हैं, गोबर के सूखने या उपलों को वर्षा आदि में सुरक्षित रखने हेतु तो एकत्रित करने वाले स्टेर को गोबर लीप कर एक आवरण बना दिया जाता है। बटेवड़े समझ में आ गया, गोबर सूख गए, अब उन उपलों को वर्षा आदि में सुरक्षित करने के लिए क्या कर रहे हैं, एकत्रित करके एक ढेर बना रहे हैं, गोबरों को लिप कर उसका एक आवरण बना दिया गया, इसको बोलते हैं बटेवड़े थापना। अब हम देखते हैं छापे हैं। कपड़े पर हाथ से छपाई करने में प्रयुक्त लकड़ी को छापे कहा जाता है। खेरादी जाति के लोग इसे बनाते हैं, ठीक है। छापे क्या, कपड़े पर छपाई करने के लिए लकड़ी के जो छापे बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं छापे, और ये किसके द्वारा, खेरादी जाति द्वारा बनाए जाते हैं। फिर पात्रे टिप्पणी। श्वेतांबर जैन साधुओं के कमंडलों
को जोधपुर के पिपाड़ कस्बे में बनाया जाता है। इन्हीं लकड़ी के पात्रों को पात्रे तिरपणी कहा जाता है। यानी श्वेतांबर जैन साधु होते हैं, उनके कमंडलों को जोधपुर के पिपाड़ कस्बे में बनाया जाता है और इन्हीं लकड़ी के बने पात्रों को क्या बोलते हैं, पात्रे तिरपणी कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे थापा। थापा क्या होता है? ग्रामीण अंचल में गोबर, चंदन, कुमकुम, काजल, हल्दी, सिंदूर आदि से हाथ के ठप्पे लगाकर घर की दीवारों में जो चित्र बनाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? थापा। ये आपने देखा होगा जो गाँवों में होते हैं ना, वहाँ पे चंदन, कुमकुम, काजल, हल्दी, सिंदूर हाथों में थप्पे लेके फिर घर की दीवारों पर बना दी जाते हैं, उनको थापा कहते हैं। फिर बोलते हैं गोरबंद। अब देखो गोरबंद क्या होता है? ऊँट के गले में पहनाए जाने वाला आभूषण क्या कहलाता है? गोरबंद कहलाता है। यानी ऊँट के गले में पहनाए जाने वाले आभूषण को क्या कहा जाता है? गोरबंद। जो कांच, कोड़ियों, मोतियों और मणियों को गूंथ कर बनाया जाता है, गोरबंद। नखरालो भी अपना शब्द एक। फिर आता है कोठिया। कोठिया क्या होता है? राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में अनाज संग्रह हेतु प्रयुक्त मिट्टी के कलात्मक जो पात्र होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कोठिया बोलते हैं। अब है सोहरिया। सोहरिया किसे कहेंगे? भोजन सामग्री रखने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के जो बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं उनको बोलते हैं सोहरिया। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मांडना। देखो, त्योहार, उत्सव, शुभ अवसर तथा मांगलिक समय पर प्रत्येक घर आंगन में मांडनों की बहुत विशेषता रही है। ग्रामीण परिवेश में घरों की लिपाई पुताई छपाई के साथ मांडना बनाना भी अनिवार्य समझा जाता है। ग्रामीण अंचल में खड़िया या चूने का पत्थरों का प्रयोग किया जाता है, जबकि शहरों में स्वरूप बदल गया, ऑयल पेंट का प्रयोग होता है। समझ में आ गया? यानी गांव में क्या करें, त्योहार, उत्सव, शुभ अवसरों पर, मांगलिक अवसरों पर प्रत्येक घर आंगन में मांडने बनाई जाते हैं। तो ग्रामीण परिवेशों में लिपाई पुताई के रंगाई के साथ मांडने बनाने भी अनिवार्य समझा जाता है और इसमें खड़िया या चूने का प्रयोग किया जाता है, जबकि शहरों में ऑयल पेंट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखो पगलिया। पगलिया क्या होता है? अपने आराध्य इष्ट का स्वागत करने हेतु घर में आप उनके चरण कमलों को चित्रित करना पगलिया कहलाता है। अब है सातिया। गाँव में महिलाएं द्वार पर अथवा घर की चौखट पर विभिन्न आकार बनाती है, उसको बोलते हैं सातियाँ। फिर है ताम। ताम क्या होता है? विवाह के शुभ अवसर पर मंडप के समय बनाया जाता है, यानी विवाह होता है तो मंडप में ताम बनाए जाते हैं। चौकड़ी क्या होती है? होली के अवसर पर शुभ वस्तु के लिए बनाया जाता है, शुभ वास्तु के लिए चौकड़ी बनाई जाती है ना। होली के अवसर पर शुभ वास्तु के लिए क्या बनाई जाती है? चौकड़ी बनाई जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं काष्ठ कला। अब हम देखेंगे काष्ठ कला के बारे में। राजस्थान की प्रमुख हस्तकला है काष्ठ कला। ठीक है, राजस्थान की प्रमुख क्या है? हस्तकला है। काष्ठ कला को हस्तकला कहा जाता है, जिसे आम भाषा में लकड़ी कहा जाता है। काष्ठ का मतलब क्या होता है? लकड़ी होता है और लकड़ी पर विभिन्न प्रकार की कलाकारी वस्तुएं बनाई जाती है, उसको हम बोलते हैं काष्ठ कला। चित्तौड़ का बस्सी जिला प्राचीन समय से ही काष्ठ कला है तो नाम छिन रहा है। याद रखना, चित्तौड़ जिले का बस्सी जो स्थान है वो प्राचीन समय से ही काष्ठ कला है तो क्या रहा? नाम छिन रहा है। इसके प्रवर्तक प्रभात जी सुतार रहे हैं। याद रखना, काष्ठ कला के प्रवर्तक किसको माना जाता है? प्रभात जी सुथार को माना जाता है। इसके बाद काष्ठ कला से क्या क्या बनाया जाता है? देखो, लकड़ी से निर्मित खिलौने के लिए उदयपुर प्रसिद्ध है, यानी लकड़ी के जितने भी खिलौने बनाए जाते हैं उसके लिए कौन प्रसिद्ध है? उदयपुर प्रसिद्ध है। फिर इसने कहा है कि लकड़ी की मूर्तियों के लिए डूंगरपुर प्रसिद्ध है, यानी लकड़ी की मूर्तियां कहाँ बनाई जाती है? डूंगरपुर में। लकड़ी के फर्नीचर के लिए सिखावटी व बीकानेरी प्रसिद्ध है। आपको ये भी याद रखना है कि लकड़ी के फर्नीचर विशेषता कहाँ बनाए जाते हैं? शेखावटी और बीकानेर प्रसिद्ध है। कठपुतली निर्माण हेतु उदयपुर प्रसिद्ध है और कठपुतली के लिए कौन उदयपुर प्रसिद्ध है। उसके बाद हम देखते हैं कठपुतली क्या होती है। यह रंगमंच पर खेले जाने वाला प्राचीनतम मनोरंजन कार्यक्रम है, यानी रंगमंच मंच के ऊपर खेले जाने वाला प्राचीनतम यानी सबसे प्राचीन मनोरंजन कार्यक्रम है, जो विभिन्न प्रकार के गुड्डे, गुड़ियों, जोकर आदि पात्रों के रूप में बनाया जाता है। कठपुतली का उद्भव अपने राजस्थान में ही हुआ है। कठपुतली का मतलब क्या होता है? काष्ठ प्लस पुतली। काष्ठ का मतलब लकड़ी, पुतली यानी गुड़िया, लकड़ी की बनी हुई गुड़िया। देखो मुख्य स्थान कौन कौन से इसके? मुख्य स्थान है उदयपुर, चित्तौड़। कठपुतली नगर कौन सा है? जयपुर को कहा जाता है। कठपुतली बनाने के लिए उदयपुर, चित्तौड़ का विशेषता है और कठपुतली नगर कहा जाता है जयपुर को। इसके प्रमुख कठपुतली के प्रमुख कलाकार कौन है? स्वर्गीय श्री देवीलाल सामर। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है कि कठपुतली के प्रमुख कलाकार कौन है? वो है स्वर्गीय देवीलाल सामर। प्रमुख कहानियां किसमें की जाती है? उज्जैन के राजा विक्रमादित्य की सिंहासन बत्तीसी, पृथ्वीराज सहयोगिता की कहानियां, नागौर के अमर सिंह राठौड़ की कहानियां कही जाती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि तोरण क्या होते हैं। जब वर पक्ष बारात लेकर कन्या के घर पहुंचता है तो घोड़ी पर बैठे हुए घर के दरवाजे पर बंधे तोरण को तलवार से छूता है, जिसे तोरण मारना कहते हैं। ये एक प्रकार का मांगलिक चिन्ह है। तोरण को शक्ति परीक्षण का प्रतीक भी माना जाता है। ये आप समझ गए होंगे। विवाह के अवसर पर दूल्हा जब घर के दरवाजे पर आता है तो तलवार लेकर घर के दरवाजे के ऊपर जो तोरण लगा होता है उसको एक आकृति लगी होती है जो कागज की बनी होती है, उसको बोलते हैं तोरण। जयपुर के त्रिपोलिया बाजार यानी विद्याधर जी के रास्ते में तोरण बहुत आयत बनाए जाते हैं। जयपुर के त्रिपोलिया जो बाजार है ना, वहाँ पे तोरण बहुत आयत मात्रा में बनाए जाते हैं। उसके बाद देखो ये चित्र आपको दिख गया होगा, ये ऐसे तोरण होते हैं, कलरफुल नहीं है बट ब्लैक एंड व्हाइट तोरण ऐसे ही होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कावड़ क्या होता है। देखो ये मंदिर की तरह सजी हुई लकड़ी की सुंदर कलाकृति होती है। कावड़ क्या होती है? लकड़ी की बनी हुई सुंदर कलाकृति होती है और कावड़ में कई दरवाजे होते हैं। प्रत्येक द्वार पर देवी देवताओं के चित्र अंकित होते हैं और इस तरह कावड़ चलता फिरता क्या कहलाता है? देवघर भी कहलाता है। कावड़ में मुख्यतः रामायण, महाभारत, कृष्ण लीलाओं से संबंधित
घटनाओं का वर्णन होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि भाट जाति के लोग कावड़ का वाचन करते हैं। याद रखना, भाट जाति के जो लोग होते हैं वो किसका वाचन करते हैं? कावड़ का वाचन करते हैं। जो कावड़िया भाट होते हैं, कावड़िया भाट कहलाते हैं। कावड़ बनाने का कार्य बस्सी गांव में खेरादी जाति के लोग करते हैं और बस्सी के मांगेलाल मिस्त्री बड़े अच्छे, इन्होंने अच्छे प्रयास किए। ये देखो कावड़ है जो लकड़ी की बनी हुई कलाकृति होती है, मंदिर नुमा होती है, जिसके ऊपर देवी देवताओं का चित्रांकन अंकित किया जाता है। खेरादी जाति के लोग बनाए जाते हैं और बस्सी के जो मांगेलाल मिस्त्री है वो बड़े अच्छे प्रयोग किए इन्होंने कावड़ बनाने में। उसके बाद हम पढ़ते हैं बेवाण। बेवाण क्या होता है? लकड़ी से निर्मित सिंहासन जिस पर ठाकुर जी की मूर्ति श्रृंगारित करके बिठाया जाता है। बेवन समझ में आ गया? एक सिंहासन होता है जिस पर किसको विराजमान कराया जाता है? ठाकुर जी की मूर्ति को। फिर देव झूलने एकादशी, भाद्र कृष्ण एकादशी के दिन किसी तालाब के किनारे ले जाकर नहलाया जाया जाता है। और बेवाण भी मुख्यतः कहाँ बनाए जाते हैं? बस्सी चित्तौड़ में ही बनाए जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं चोपड़ा क्या होता है? लकड़ी से निर्मित 4 या 6 खाने युक्त मसाले रखने का जो पात्र होता है, पश्चिमी राजस्थानों में इसको हाटड़ी कहा जाता है। फिर बाजोट, लकड़ी की चौकी जिसे भोजन के समय या पूजा के समय प्रयोग किया जाता है। विवाह के समय वर वधु का बाजोट बिछाने की परंपरा होती है। इसके बाद पढ़ते हैं हम खांडा क्या होता है? खांडा क्या होता है? लकड़ी से निर्मित तलवार नुमा आकृति। क्या बोल रहा है ये? लकड़ी से निर्मित तलवार नुमा आकृति जिसका प्रयोग रामलीला नाटक के समय तलवार के स्थान पर किया जाता है। यानी तलवार की आकृति का एक होता है लकड़ी जैसा, उसको रामायण महाभारत में नाटक में जो डुप्लीकेट तलवार होती है ना उसका प्रयोग होता है, वो लकड़ी की बनी होती है। राजस्थान में होली के अवसर पर कारीगर गाँव में खांडे बांटता है। यानी राजस्थान में होली के अवसर पर कारीगर गाँव में क्या बांधते हैं? खांडे बांटते हैं। पूर्वी राजस्थान में दुल्हन द्वारा दूल्हे के घर पर खांडे भेजने की भी परंपरा पूछा जा सकता है। ठीक है, पूर्वी कौन से भाग राजस्थान के कौन से इलाके में जो दुल्हन के द्वारा दूल्हे के घर खांडे बांटने भेजने की परंपरा है? वो पूर्वी राजस्थान में। पूर्वी राजस्थान में क्या परंपरा है कि दुल्हन के द्वारा दूल्हे के घर पे खांडे देने की। वो खांडे क्या होते हैं? लकड़ी की बनी हुई तलवार होती है, आकृति की होते हैं। अब है गोदना। गोदना क्या होता है? किसी तीखे या पहने औजार से शरीर की ऊपरी चमड़ी खोदकर उसमें काला रंग भरने से चमड़ी में पक्का निशान बन जाता है, जिसे गोदना या गुदना कहते हैं। कांटा या सुई का प्रयोग गोदने में किया जाता है। प्रमुख जातियां कौन कौन से जो अपने हाथ पर टैटू बनवाती है? अहीर, गुर्जर, सांसी, बंजारा, कसाई, बंजारा, कालबेली आदि। अब देखो गोदना वर्तमान में बिजली के आधुनिक उपकरणों द्वारा भी किया जाता है। इसमें काले रंग है तो कोयला, राख या जली हुई लकड़ी को आग के पत्तों के रस या तेल के तेज के साथ मिलाकर चमड़ी में भर देते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं सांझी क्या होती है? सांझी श्राद्ध पक्ष में। सांझी कब? श्राद्ध पक्ष में कुंवारी कन्याओं द्वारा गोबर से लीपने के उपरांत उस पर विभिन्न प्रकार की सुंदर कलाकृतियां बनाई जाती हैं। इस तरह कुंवारी कन्याएं सांझी को माता पार्वती मानकर उसके अच्छे वर की कामना करती है। एक पर्व के रूप में मनाया जाता है ये जो पूरे 15 दिन तक चलता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं सांझी का बड़ा और विकसित रूप संजिया कोट कहलाता है। यानी सांझी का बड़ा और विकसित रूप क्या कहलाता है? संजिया कोट कहलाता है। इसके प्रमुख स्थान कौन कौन से? नाथद्वारा का श्रीनाथ मंदिर, उदयपुर का मच्छरनाथ मंदिर, जयपुर का लाली का मंदिर। अब है मेहंदी महावर क्या होती है? मांगलिक अवसरों पर महिलाओं तथा युवतियों द्वारा हाथों पर और पैरों पर मेहंदी लगाने की परंपरा मेहंदी महावर कहलाती है। मेहंदी को सुहाग का प्रतीक माना जाता है। राजस्थान में पाली सोजो तहसील मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। बूढ़ी महिलाएं तथा बच्चियां कलात्मक मेहंदी उकेरने के बजाय हथेली में पंच बड़े आकार की बिंदियां लगाती है, जिसको बोलते हैं पचोटा। ठीक है, ये देखो आप मेहंदी के डिज़ाइन। अब ओका नोका गुणा क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट। आज भी देहात क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में चेचक यानी चिकन पॉक्स हो जाने पर गोबर का आकार बनाकर उसकी पूजा की जाती है। इसको ओका नोका गुणा कहते हैं। याद रखना, देहाती क्षेत्र में चेचक यानी चिकन पॉक्स हो जाने पर गोबर के आकार बनाकर उसकी पूजा करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? ओका नोका गुणा कहते हैं। ये आज हो गई हमारी कंप्लीट राजस्थान की प्रमुख लोक कलाएँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।